two insulated charges, copper spheres A and B, have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radius of A and B are negligible compared to the distance of separation. Also, compare this force with their mutual gravitational attraction if each weighs 0.5 kg. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन खोज सकते हो। ओके, इसमें सिंपली क्या कहा जा रहा है, डायग्राम सही नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ लो, स्फीयर है ए और बी, ठीक है, और इन दोनों पे क्या है, इक्वल चार्जेस है। कितनी चार्ज है दी हुई, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और इस पे भी कितना है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो चार्ज का डिस्टेंस है वो कितना है आपका, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चार्जेस क्या मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ऑब्वियसली लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों के पास अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव निगेटिव होंगे, ठीक है। ये कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, तभी ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, रेडियस दे दिया है, और इसकी जो रेडियस है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल कर रही है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो हम कूलम्ब्स लॉ से क्या यहाँ पे बोल भी क्या रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो सिंपली वो बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो हो रही है फोर्स, वो फाइंड करनी है। तो हम कूलम्ब्स लॉ से क्या जानते हैं, फोर्स की क्या फार्मूला हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा कि 1/4 पाई, ओके, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप इसे चाहो तो अगर पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर नेगेटिव रहती तो जरूरत पड़ सकती थी, ठीक है। आप मॉड लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या होती है, के की वैल्यू जो कितनी है हमारी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और जो हमारी Q1 Q2 है, ए की कितनी है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ओके, और दूसरी है कितनी है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, रेडियस हमारी कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, ये कितनी हो जाएगी, 0.5 क्या होल स्क्वायर, ओके। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 1.5 इंटू 10 टू द पावर, वैल्यू आपकी आएगी 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन, ओके। कितनी वैल्यू आई आपकी, फोर्स हमारी कितनी आई, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, ठीक है। ये आपकी अभी क्वेश्चन पूरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया है। ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेग 0.5 kg। मतलब क्या बोल रहा है कि आपने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो निकाला ही, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है कि दोनों के बीच अगर मास है, दोनों का मास अगर दे दिया गया है कितना, 0.5 kg का, ये भी है और ये भी 0.5 kg का है, तो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो फाइंड करना है, और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है,
बस डिफरेंस क्या है, आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर निकालते हैं तो हम फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट g ले लेंगे और मास m1 इंटू मास m2 और बाई r स्क्वायर, ये r वही रेडियस ही है, ओके, डिस्टेंस जो दोनों मास के बीच लग रहा है। तो g की वैल्यू कितनी है, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ओके, और मास कितनी दी हुई है हमारी, वो दी हुई है 0.5 इंटू 0.5, आर हमारी कितनी है, आर हमने निकाला है 0.5, क्योंकि रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर दी हुई थी, मीटर में चेंज किए 0.5 हो गई, सिंपल। तो ये देखिए 0.5 का होल स्क्वायर और ये 0.5 इंटू 0.5, ये भी तो 0.5 का होल स्क्वायर ही है, हम डायरेक्ट इसे काट सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो आपकी कितनी होगी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, ओके। आपकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो कितनी थी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है वो काफी ज्यादा है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर सॉल्विंग सेकंड क्वेश्चन। जो लास्ट हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का एक पार्ट ए हमने सॉल्व किया है, अब पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। बी में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़िए। इफ each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half, मतलब क्या, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था उसके जो चार्जेस थे कितने थे 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, वो जो है वो अब क्या हो रहा है डबल हो रहा है, ठीक है, तो दोनों के डबल होंगे, ठीक है। और जो डिस्टेंस थे वो क्या हो गए हाफ, हाफ मतलब पहले हमारी 50 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी हो गई है वो 25 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द टू स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में निकाला क्या है मीडियम वैक्यूम मानकर चल रहे हैं, अब हमें मीडियम वाटर में फोर्स का निकालना है, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या पता है कूलम्ब्स लॉ से फोर्स इज इक्वल टू व्हाट K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जो हमारी लास्ट क्वेश्चन में कितनी आई थी, वो आई थी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, यही आई थी ना। अब देखिए इसे बनाने का बहुत सिंपल तरीका, जो हमारी चार्जेस हैं, दो स्फीयर था ना, इन दोनों के बीच का रेडियस था ए और बी, ठीक है। तो जो चार्जेज इस पे थे, मान के चलिए कि Q1 थे इस पे और Q2 थे, वैसे तो 6.5 इंटू 10 टू माइनस 7 है दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी इस वैल्यू को हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग मानते हैं Q1 Q2 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो चार्जेस हैं वो डबल हो रहा है, मतलब क्या, अब हो गया 2Q1 और ये हो गया 2Q2, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है, अभी क्या हो गया है हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको रेडियस जो हमारी पहले 50 थी अब कितनी हो गई है r/2, हाफ हो गई ना सिंपली, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी फोर्स की जो फार्मूला है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी कैसे क्या बन जाएगी K इंटू 2Q1 2Q2 बाई R/2 का होल स्क्वायर होगा,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, फोर्स इक्वल टू, ये हमारी आ जाएगी 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। क्योंकि 1.5 इंटू 10⁻⁻2 तो इतनी की वैल्यू तो पता ही है ना हमें, तो हम क्यों निकालें फिर से, है कि नहीं, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी ना। तो हम इतना वैल्यू तो हमें पता ही है, तो इतनी वैल्यू हम सीधा सीधा पुट कर देते हैं, और ये 1/2 हो गई, ये स्क्वायर होगी 1/4, ये 4 ऊपर जाएगी, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 16, सिंपल। So my dear students, now we are going to discuss about principle of superposition of electrostatic force. What it states that? It states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. It means what? ये हमें क्या बता रही है कि जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा कि जब दो चार्जेस रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है, तो उसके बीच जो फोर्स लगती है वो हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू फाइंड किए, ठीक है। लेकिन अगर दो चार्जेस से ज्यादा हो जाए चार्जेस, तो मतलब नंबर ऑफ चार्जेस लाइक 3 4 5 बहुत सारे चार्जेस हो जाएं लाइक दिस, ओके, तब हम कैसे फोर्स फाइंड करेंगे, उनकी कितनी फोर्स लग रही है, तो उसे फाइंड करने के लिए हम लोग वेक्टर सम का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स को बताएगी, ठीक है। यही सिंपल वे है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 Q2 Q3 तीन तरह के चार्जेस हैं, जिसपे हमने डिस्टेंस दे दिया है R1 R2 R3, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का यूज किया गया है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताती है, ये हमें डायरेक्शन बताती है, ओके। तो ये R यूनिट वेक्टर 1 2 मतलब क्या, जो चार्ज Q1 है 1 है, इस पे जो फोर्स लग रही है या इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 से, मतलब यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो R12 है। इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं R13 होगी यूनिट वेक्टर, तो ये जो Q1 की डिस्टेंस है Q3 से वो बता रही है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है ये F1, तो हम पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करके वेक्टर सम के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि फाइनल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी है। So now we are going to solve resultant force exerted due to another charges on Q1, okay? तो जो Q1 पे जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहे हैं और सब जो चार्जेस हैं उसकी वजह से, तो हमें फोर्स को फाइंड करना है। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी F1, रिजल्टेंट फोर्स को हम F1 मान लें, F1 F भी बोल सकते हैं, FR कुछ भी बोल सकते हैं, और वो क्या हो जाएगी हमारी F12 प्लस F13, वेक्टर साइन रहेगा, ठीक है, इस तरह से वेक्टर F1n, ठीक है। और जो ये फोर्स हैं वो इंडिविजुअली चार्ज Q2 Q3 Qn रिस्पेक्टिवली इसकी वजह से एक्सर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपली एक फोर्स की बात करें, सिर्फ 1 2 की बात करें, ठीक है, वेक्टर 1 2, ठीक है, जो हमारी फोर्स लग रही है वो Q1 चार्ज पे जो लग रही है वो Q2 की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अभी फोर्स जो निकाल रहे हैं सिर्फ 1 2 इसकी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें कूलम्ब्स लॉ से पता है क्या फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इतना तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं वो भी वेक्टर के रूप में, तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसको कंसीडर करेंगे यूनिट वेक्टर के रूप में, ओके, जो कि आपकी 1 2, ये आपकी यूनिट वेक्टर है जो बता रही है कि जो डिस्टेंस जो लिया जा रहा है चार्ज Q1 पे वो Q2 की तरफ से लिया जा रहा है। अगर Q3 करते तो Q3 की तरफ से लिया जाता। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है कि ठीक है चार्जेस जो हैं
उस पे Q1 पे किस डायरेक्शन से फोर्स उस पे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको यूनिट वेक्टर को ब्रेक करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर के बारे में। तो सिंपली अगर आप लोग समझो यूनिट वेक्टर 1 2 है तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, आप लोग को पता ही होगा। सिंपली इसको R1 माइनस R2 वेक्टर लगा दो और नीचे मॉड R1 माइनस R2, सिंपल। यही तो है यूनिट वेक्टर। देखिए यहाँ पे निकला हुआ भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस बता रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने ऊपर में रख दिया है फार्मूला। इसी को अगर हम लोग रखते हैं, फोर्स 1 2 को रख दिया तो हमारी क्या बन जाएगी फाइनल। आप लोग यहाँ पर देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और R1 माइनस R2 बाई मॉड R1 माइनस R2। हम लोग यूनिट वेक्टर को ब्रेक किए हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी R1 माइनस R2 का होल क्यूब, मॉड में जो है वो क्यूब में हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपकी इसी तरह अगर कैलकुलेट करें तो हमारी लास्ट क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12 लगा देंगे। ये चलती चली जाएगी, देख रहे हो, n तक जाएगी और आपकी जो फाइनल रिजल्टेंट जो आएगी Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन हम लोग यूज कर देंगे I इजकल टू 2 से लेकर n तक। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस ये हो जाएगी QI/R1 स्क्वायर I और यूनिट वेक्टर R1I, सिंपल। जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ n I इजकल टू I की जो वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 2 से n नंबर ऑफ तक ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग QI लिख रहे हैं। ठीक है, जो कि IQ2 होगी, जैसे Q1 Q2 होती है ना, तो हम लोग QI यहाँ लिख रहे हैं। I की वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2 से लेकर n तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 n नंबर ऑफ। ठीक है, तो QI ले लिए और फिर क्या कर रहे हैं, R स्क्वायर R1I ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने R12 लिया ना, तो यहाँ पे 1 तो रहेगा और 2 की जगह 3 4 5 6 7 आते जाएंगे, तो इसलिए हम लोग I ले लिए। ठीक है, और क्या रख रहे हैं, और इसी तरह आपकी यूनिट वेक्टर सिंपल जो आपकी फर्स्ट वाली है ना, ये सेम सेम इसी को बस 2 की जगह आप I रख दो, सब जगह 1I, और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ये देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन एक्चुअली है नहीं। ठीक है, तो आप डोंट वरी, वो जब प्रॉब्लम में आएगा न्यूमेरिकल्स तो वहाँ एक फार्मूला छोटा सा यूज करना है, बस हो जाएगा। आप लोग उतना टेंशन मत लो। यूनिट वेक्टर अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लो, रिवीजन कर लो, बहुत छोटी सी चीज़ है यूनिट वेक्टर, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो ये आपकी फार्मूला हो गई, इसमें और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको।